कभी सोचा है कि ये मशीनें आखिर सीखती कैसे हैं? आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में उतरेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करके ये समझेंगे कि मशीनें फैसले कैसे लेती हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मशीनें कॉन्सेप्ट्स को कैसे पकड़ती हैं। फिर सुपरवाइजर के साथ सीखने का क्या मतलब है। हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बीच का फर्क जानेंगे। फिर एक मॉडल बनाने के 5 जरूरी स्टेप्स देखेंगे। और आखिर में एक बहुत ही मजेदार टूल डिसीजन ट्री के साथ सोचना कैसा होता है ये समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कोई मशीन कॉन्सेप्ट जैसी चीज को कैसे समझ पाती है? यही वो बुनियादी आइडिया है जिसके चारों ओर पूरी मशीन लर्निंग की दुनिया घूमती है। इसे ऐसे सोचिए, किसी कंप्यूटर को ये कैसे सिखाया जाए कि बिल्ली क्या होती है। हम बस कुछ नियम तो लिख नहीं सकते, है ना? क्योंकि बिल्लियां तो कई रंग, साइज और नस्लों की होती हैं। यही वो असल प्रॉब्लम है जिसे कॉन्सेप्ट लर्निंग हल करने की कोशिश करती है। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट लर्निंग काम आता है। नियम लिखने के बजाय हम मशीन को ढेरों उदाहरण देते हैं, मतलब सैकड़ों या हजारों बिल्लियों की तस्वीरें। अब मशीन इन सभी तस्वीरों को देखती है और अपने आप पैटर्न पहचानना शुरू कर देती है, जैसे नुकीले कान, मूछें, एक खास तरह का फर, और इसी तरह वो बिल्ली होने का असली कॉन्सेप्ट सीख जाती है। और असली जादू यहीं पर है। देखिए, लक्ष्य ये नहीं है कि मशीन हर देखी हुई बिल्ली की तस्वीर को रट ले। असली लक्ष्य है जनरलाइज करना। यानी जब उसके सामने एक ऐसी बिल्ली की तस्वीर आए जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा हो, तब भी वो कॉन्फिडेंस से कह सके, हाँ, ये एक बिल्ली है। इसी क्षमता की वजह से, मतलब नई सिचुएशन में नॉलेज को अप्लाई करने की वजह से मशीन लर्निंग इतनी पावरफुल है। तो मशीन सीख तो रही है, लेकिन इस प्रोसेस में हम उसे गाइड कैसे करते हैं? इसका सबसे कॉमन तरीका है उसे एक सुपरवाइजर देना। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। सुपरवाइज लर्निंग को बिल्कुल फ्लैश कार्ड से पढ़ने जैसा समझिए। जैसे एक तरफ तस्वीर होती है और दूसरी तरफ उसका सही जवाब या लेबल लिखा होता है। यहां सुपरवाइजर का काम यही लेबल देना है। मशीन अपनी प्रिडिक्शन को उस सही लेबल से मिलाती है और तब तक खुद को एडजस्ट करती रहती है जब तक वो सही जवाब देना ना सीख जाए। ये डायग्राम इस पूरी बात को बड़े अच्छे से दिखाता है। देखिए, हमारे पास इनपुट डेटा है, मतलब जानवरों की तस्वीरें उनके सही लेबल के साथ। ये डेटा एक एल्गोरिथम में जाता है जो मॉडल का दिमाग है। एल्गोरिथम इन सब में से पैटर्न सीखता है और एक आउटपुट तैयार करता है जो नए जानवरों को सही सही पहचान सकता है। अच्छा, तो एक बार जब मॉडल सुपरविजन के साथ सीख गया तो वो असल में किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? मोटे तौर पर ये 2 बड़ी कैटेगरीज में आती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सुपरवाइज लर्निंग मोटे तौर पर 2 तरह की समस्याओं में बंट जाती है। एक है क्लासिफिकेशन और दूसरी है रिग्रेशन। आसान भाषा में कहें तो एक चीजों को कैटेगरी में डालने के लिए है और दूसरी किसी नंबर की भविष्यवाणी करने के लिए। ये फर्क बहुत सरल लेकिन जरूरी है। क्लासिफिकेशन ये क्या है इस सवाल का जवाब देता है। जैसे, क्या ये ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं? ये फिक्स्ड कैटेगरीज हैं। वहीं दूसरी तरफ रिग्रेशन कितना सवाल का जवाब देता है। जैसे, इस घर की कीमत क्या होगी? इसका जवाब एक नंबर होता है, एक कंटिन्यूअस स्केल पर। यह टेबल देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। क्लासिफिकेशन में सवाल है, क्या कोई कस्टमर ये प्रोडक्ट खरीदेगा? आउटपुट सिर्फ 2 हो सकते हैं, हाँ, जिसे हम 1 कह सकते हैं, या नहीं, 0। ये एक कैटेगरी है। अब रिग्रेशन को देखिए। हमें हवा की स्पीड जाननी है। यहां आउटपुट एक रेंज में कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा या 15.5 या 20। ये एक लगातार बदलने वाला नंबर है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में रियल वर्ल्ड में एक सुपरवाइज लर्निंग मॉडल बनाया कैसे जाता है? इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो लगभग हमेशा फॉलो किया जाता है। इस प्रोसेस में 5 जरूरी स्टेप्स हैं। पहला कदम, हम लेबल किया हुआ डेटा इकट्ठा करते हैं। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। दूसरा कदम, हम इस डेटा को 2 हिस्सों में बांटते हैं। ज्यादातर हिस्सा, मान लीजिए 80%, मॉडल को ट्रेन करने के लिए रखते हैं। बाकी का 20% बाद के लिए बचा लेते हैं। तीसरा कदम, हम मॉडल को ट्रेनिंग डेटा देकर उसे पैटर्न सीखने के लिए ट्रेन करते हैं। चौथा कदम, अब उस बचे हुए 20% डेटा की बारी है। हम मूल्यांकन करते हैं कि हमारा मॉडल उस नए डेटा पर कितना अच्छा काम कर रहा है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। और आखिर में 5वां कदम, अगर मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा है तो हम उसे असल दुनिया में भविष्यवाणियां करने के लिए डिप्लॉय कर देते हैं।
अभी तक हम मॉडल और एल्गोरिदम की बातें कर रहे थे। अब चलिए सबसे आसान और पावरफुल एल्गोरिदम में से एक को करीब से देखते हैं, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री को ने एक तरह से 20 सवाल वाले गेम की तरह सोच सकते हैं। ये एक बड़े सवाल से शुरू होता है और आपके जवाब के आधार पर आपको अलग-अलग रास्तों पर ले जाता है, जब तक कि आप एक फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच जाते। ये फैसले लेने का एक बहुत ही विजुअल तरीका है। इसका स्ट्रक्चर एक उल्टे पेड़ जैसा होता है। सबसे ऊपर होता है रूट नोड, जो पहला सवाल होता है। उस सवाल के जवाब के आधार पर निकलती हैं ब्रांचेस, जो हमें आगे के सवालों या इंटरनल नोड्स तक ले जाती हैं। और आखिर में जहां सारे रास्ते खत्म होते हैं, वो होते हैं लीफ नोड्स, जो हमारी फाइनल प्रिडिक्शन या फैसला होते हैं। याद है हमने क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की बात की थी। मजे की बात यह है कि डिसीजन ट्री इतने वर्सेटाइल होते हैं कि ये दोनों काम कर सकते हैं। एक ट्री का आखिरी नतीजा कोई कैटेगरी भी हो सकती है, जैसे स्पैम या स्पैम नहीं, या फिर कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे 25 लाख रुपए। और असल दुनिया में तो इनका इस्तेमाल जबरदस्त है। मेडिकल फील्ड में एक डिसीजन ट्री लक्षणों के आधार पर बीमारी का पता लगाने में मदद कर सकता है। फाइनेंस में यह तय कर सकता है कि किसी को लोन देना चाहिए या नहीं। और हाँ, हमारे ईमेल में स्पैम को फिल्टर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा टूल है जो मुश्किल फैसलों को आसान बना देता है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर प्रैक्टिकल टूल्स तक। ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि मशीनों को प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसे सिखाया जाता है, तो अगला कौन सा बड़ा चैलेंज होगा जिसे हम उन्हें हल करते हुए देखना चाहेंगे? संभावनाएं सच में अनंत हैं।